नमस्कार साथियों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में बात कर लिया था कि मानव पूंजी और मानव विकास कौन एक साध्य है और कौन साधन है। हमने ये भी बात कर लिया था कि जो मानव पूंजी है, क्या वो समृद्धि को बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। तो आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में हमने देखा था कि जब कौशल युक्त मानव पूंजी होगी, जब कौशल युक्त की बात कर रहे हैं तो उसमें यही शामिल है कि वो पूंजी है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगी? तो हमने ये बात किया था कि जैसे ही आपके पास तकनीकी ज्ञान होगा, आपकी आय बढ़ेगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्रियाओं में आप योगदान देंगे। उत्पादन के 4 कारकों की हमने बात की थी और उन कारकों में हमने ये देख लिया था कि जो उत्पादन के कारक हैं, उसमें भूमि है, भूमि को रेंट दिया जाता है, जो श्रम है उसको मजदूरी दी जाती है और जो पूंजी है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो चाहे मशीनरी हो, और उसी में मैंने समझाने के लिए बताया था कि जो व्यक्ति है, कौशल युक्त है और उसके पास जो ज्ञान है, उसके माध्यम से वो कौन से आगे की प्रक्रियाओं में योगदान दे रहा है। तो उत्पादन में योगदान की बात की थी। फिर हमने ये भी देख लिया था कि जो उद्यमी है, के पास कौशल है, स्किल आप कह सकते हैं, और वो जो एक उद्यमी के रूप में काम कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है। कुल मिला के आर्थिक क्रियाओं में उसकी भागीदारी बढ़ रही है। तो इससे संबंधित जो बातें थी उनको तो हमने देख लिया था। पिछली क्लास में हमने ये यहाँ तक देखा था कि मानव पूंजी और मानव विकास, तो हमने ये बात किया था कि मानव जो पूंजी है वो मानव विकास में सहायक होता है। इस संदर्भ में हमने बात कर लिया था कि ये स्वयं में साध्य है, ये साधन नहीं है। हम जब स्किल डेवलपमेंट करते हैं, हमें शिक्षा स्वास्थ्य मिलता है, मिलने के बाद हमारी आय बढ़ती है, और जैसे-जैसे हमारी आय बढ़ती है, तो हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आता है। और गुणात्मक परिवर्तन में हमने ये बात कर लिया था कि मानव विकास यही तो है, गुणात्मक परिवर्तन ही तो आना चाहिए, यही तो मानव विकास है। और इसलिए जो मानव विकास है, ये अपने आप में साध्य है। इसको एक संदर्भ में हम साधन कह सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम इसको प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात मानव विकास की प्राप्ति कर पा रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उस इंडेक्स को देखेंगे तो उसके जो इंडिकेटर्स हैं, एक तो उसके अवयव हैं, आप कंपोनेंट्स कह सकते हैं, और दूसरी बात उससे संबंधित जो उसके संकेतक हैं, उनकी आप बात कर सकते हैं। तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें कि मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, उसके कौन-कौन से संकेतक हैं। फिलहाल यहाँ पर बात कर लें, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है? तो ये भारत के संदर्भ में समझना है कि भारत में क्या बढ़िया स्थिति है या खराब स्थिति है। इसी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जा रही है कि मानव पूंजी तभी निर्मित होगी जब हमें ये सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी, और इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है, यहीं से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले बात की जा रही है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है, और अर्थव्यवस्था में जो सरकार के उत्तरदायित्व हैं, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में रहते हैं। और इस शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है। संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र है, राज्य है और स्थानीय स्तर की सरकार है। तो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जाता है, वो केंद्र के द्वारा भी किया जाता है, राज्य के द्वारा भी किया जाता है, और स्थानीय सरकार के द्वारा भी किया जाता है। सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि निजी क्षेत्र भी उपलब्ध कराता है। क्या शिक्षा, एजुकेशन एजुकेशन जो है, निजी क्षेत्र के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाता है? हेल्थ जो है, ये निजी क्षेत्र के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाता है? स्किल निजी क्षेत्र के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाता है? बिल्कुल कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्याएं ये होती हैं कि ये निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध की गई सेवाएं, सुविधाएं, ये महंगी होती है। कई बार गुणवत्ता में भी इनके हमें देखने को मिलता है कि गुणवत्ता से समझौता कर लिया जाता है। हालाँकि ये माना जाता है कि निजी क्षेत्र जो है, वो जो सेवाएँ देगा, उसका प्रबंधन बेहतर है, और वो जो सेवाएँ देगा उसमें गुणवत्ता होगी। लेकिन कई बार यहाँ पर गुणवत्ता के नाम पर ठगी का शिकार हो जाते हैं लोग।
इनकी जवाबदेहिता कई बार तय नहीं होती। जवाबदेहिता कौन इसके लिए जवाबदेह होगा? इसी के लिए जब आगे चल कर के हम पढ़ेंगे, बात करेंगे। और इससे पहले वाली एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा था उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता अधिकार में उन सभी बातों को हमने समझा था जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अधिकारों का हनन अगर किसी के द्वारा किया जाता है, व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई कंपनी हो या कोई इकाई हो, फर्म भी आप कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं और एक लंबे आंदोलन के बाद यह स्थिति भारत में उत्पन्न हुई। आज हमारे सामने हमारे पास कंज्यूमर फोरम है। अगर कोई समस्या होती है तो हम वहां जा सकते हैं। इस मामले में भी हम जा सकते हैं क्योंकि निजी क्षेत्र हमें क्या दे रहा है? अगर वो एजुकेशन दे रहा है, यानी कि वो सर्विस दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है और सर्विस दे रहा है, तो सर्विस में कैसी होनी चाहिए? सर्विस कैसा होना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ जवाबदेहिता को लेकर के सवाल उठता है कि वो जवाबदेह नहीं है। अगर आपको पता हो तो कई बार ये देखने को मिला है कि जो निजी स्कूल है वो कहते हैं कि बच्चों को आपको हमारे यहाँ ही पढ़ाना है, पढ़ाना तो है, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन वहीं से आपको किताबें लेनी है, यूनिफ़ॉर्म लेनी है, सब कुछ वहीं से लेनी है। ये सारी बातें बताती हैं कि कई बार इनकी जवाबदेहिता तय नहीं हो पाती। तो जवाबदेहिता तय नहीं हो पा रही है, महँगी हैं, गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठते रहते हैं, जवाबदेहिता को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इन सबको सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी किसकी है और कौन क्या करता है? तो हमारे पास जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हमारे पास शिक्षा मंत्रालय है। पहले मानव संसाधन मानव विकास मंत्रालय इत्यादि कहा जाता था। अभी ये बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। शिक्षा मंत्रालय है। एनसीईआरटी जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी है, जो इस क्षेत्र में लगातार शोध कार्य करती रहती है और अपना सिलेबस इत्यादि इत्यादि। माना जाता है कि एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत ही शानदार है। ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हायर एजुकेशन से संबंधित है, वो भी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त, उसको रेगुलेट करने, उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का कार्य करती है। समय समय पर दिशा निर्देश देती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इस सिलेबस को लागू करना है, ये बातें पढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ तो हम लोगों ने बात कर ली कि सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र के लिए। निजी क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र की भी बात की जा रही है। तो स्वास्थ्य भी सार्वजनिक क्षेत्र भी उपलब्ध कराता है, निजी क्षेत्र भी उपलब्ध कराता है। अब इन सब के लिए यहीं पर हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सी एजेंसियां काम करती हैं। फिलहाल यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भी है, जो डॉक्टरों की नियुक्ति और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो देखता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी है, जो टीकों का विकास करना है, कौन से टीके उस क्षेत्र में लगातार शोध कार्य करता है। आईसीएमआर जिसे कहते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुदान परिषद। तो हमने ये समझ लिया कि मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, कैसे किया जाता है। तो ये आपने देखा, शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, यहाँ यूजीसी हायर एजुकेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय है जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को देखता है। और चूंकि दोनों ही इसमें शामिल है, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, ऊपर ही बता दिया गया है। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि कैसे नियुक्ति होगी, कौन उसके लिए एलिजिबल है, इत्यादि बातें। और जो टीकों का विकास करना है, इस क्षेत्र में जो काम करना है, इससे संबंधित ये संस्था है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो मानव पूंजी का विकास है, उसकी स्थिति बेहतर है और उसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमियां देखी जा रही हैं, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए इसके रेगुलेशन की आवश्यकता है। क्योंकि निजी क्षेत्र, कई बार सार्वजनिक क्षेत्र भी, निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध की गई सेवाएं कई बार संदेहास्पद होती हैं, उनकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल किया जाता है। साथ ही साथ उनकी जो जवाबदेहिता है वो किसी के प्रति नहीं होती है। तो इन सभी क्षेत्रों में सरकार को चाहिए कि वो कार्य करे और इन्हें रेगुलेट करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली बात, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पर जो सार्वजनिक व्यय है, कुल सरकारी
व्यय में प्रतिशत, इसे दो भागों में बांट करके देखा जा रहा है। जो सरकार द्वारा व्यय, अब यहां पर ऐसे देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसकी बात की जा रही है कि कुल सरकार का व्यय, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि सरकार ने 1,000 रुपये व्यय किया, खर्च किया, ठीक, अलग अलग मदों पर। अब इसमें से कितना प्रतिशत, मान लीजिए कि 10%, 1,000 का 10% सरकार ने शिक्षा पर व्यय किया। किस पर? शिक्षा पर व्यय किया। तो शिक्षा पर व्यय किया, इसका मतलब यह ये बताता है कि योजनाओं में, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं में सरकार ने केवल शिक्षा को कितना महत्व दिया, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में सरकार के द्वारा दिए गए महत्व को बताता है कि प्रायोरिटी देना। जैसे मान लीजिए केवल आपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दिया, आपने शिक्षा को नहीं दिया, तो यहां पर समस्या है। समस्या क्यों है भाई? समस्या इसलिए है क्योंकि आपने जो ये एक हमारे मानव पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उसकी आपने उपेक्षा की। तो इसलिए जब सरकार के व्यय की बात आती है, सभी योजनागत व्यय, अब यहां पर ऐसे कह लीजिए, सभी योजनागत व्यय, तो जो सभी योजनागत व्यय किए जा रहे हैं, इस व्यय में से कहा जा रहा है कि सरकार ने शिक्षा पर किया गया व्यय, ठीक है, शिक्षा पर किया जा रहा है। अब यहां पर देखिए 1952 में जो किया गया था 7.92%, 2014 में जो स्थिति थी, जो एनसीईआरटी में बताया गया है, वो 15.7% है। अब यहां पर इसी चीज को होल्ड करिए। एक तो हमने ये बात कर ली, अब इसे हटा देते हैं। हमने बात कर लिया कि कुल जो सरकार का व्यय है, योजनागत व्यय, उसमें से हमने कितना केवल शिक्षा को दिया। अब बात आती है कि हमने जीडीपी का अपना कितना प्रतिशत, यहां पर लिखा हुआ है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा पर किया गया प्रतिशत। अब इसको ऐसे समझिए, पुनः वही एग्जाम्पल, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये मान लेते हैं। 1,000 सरकार, हमारी जो जीडीपी है 1,000 की है, 1,000 है। अब इस जीडीपी में से हमने कितना प्रतिशत, यहां पर प्रतिशत में बात की जा रही है, कितना प्रतिशत हमने केवल शिक्षा पर खर्च किया। तो इससे ये पता चलता है कि ये किस बात का सूचक है। जो टोटल जीडीपी है, जो जीडीपी में योगदान कौन करता है? सभी लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, हर व्यक्ति करता है जिसकी आय को उसमें शामिल किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं, दोबारा से सुनिएगा, कि जीडीपी में उस हर व्यक्ति का योगदान है जिसके योगदान को जीडीपी में शामिल किया जाता है। अब यहीं से आपके जहन में सवाल आएगा कि सबके तो योगदान को शामिल किया जाता है, लेकिन नहीं, सबके योगदान को शामिल नहीं किया जाता। महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं आंका जाता है और उसकी आय या उसके द्वारा दी गई सेवाओं को नहीं शामिल किया जाता है। जीडीपी की परिभाषा में है कि एक वित्तीय वर्ष में जो अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, तो वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है, तो सेवा भी इसमें शामिल है, तो सेवा महिलाओं का तो शामिल नहीं है, और महिलाओं का शामिल नहीं है, फिर समस्या है। इसीलिए मैंने कहा कि जिनके आय को या जिनके द्वारा अर्जित आय को, कारक आय को शामिल किया जाता है, उन सभी को मिलाकर के हम ये देखते हैं कि उनका कितना प्रतिशत, अर्थात लोगों की आय का कितना भाग शैक्षणिक विकास पर खर्च किया गया। दोबारा से इसको समझते हैं। एक योजना है, योजना पर हमने सभी योजनाओं पर खर्च किया, यहां पर अब बदल देते हैं, योजनाओं पर हमने किया 500 सीआर खर्च, ठीक, इसको हटा देता हूं। लेकिन इस 500 में से हमने ये कहा कि 50 लाख, ठीक है, 50 लाख रुपए, थोड़े समय के लिए मान लीजिए 50 लाख हमने यहां पर खर्च किया, या 1 करोड़ मान लीजिए,
500 करोड़ में से 1 सीआर हमने एजुकेशन पर खर्च किया। तो ये इसका प्रतिशत है और ये बताता है कि योजनाओं में कितना शिक्षा को महत्व दिया गया। अगर इसमें से 500 करोड़ में से 400 करोड़ केवल सरकार ने एजुकेशन सेक्टर को दे दिया, एजुकेशन के विकास के लिए दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये बताता है कि सरकार शिक्षा को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। यहां पर जो हमारी कुल जीडीपी है, जो योजनाओं पर खर्च है, वो कम होगा हमारी जीडीपी से। आप ऐसे कह सकते हैं, जीडीपी से योजनाओं पर खर्च जो किया जा रहा है वो कम होगा। तो टोटल जीडीपी हमारी है 1000 करोड़ की, यहां पर 1000 करोड़। अब इस 1000 करोड़ में से इसका प्रतिशत हमने मान लिया कि कुल अपनी जीडीपी का हमने 10% अपनी शिक्षा पर खर्च किया। किस पर? एजुकेशन पर। तो अब ये बताइए, इस जीडीपी में जो मैं कह रहा हूं कि ये जीडीपी है, इस जीडीपी में किसके योगदान को शामिल किया गया है? मेरे और आपके द्वारा किए गए उत्पादन का अर्जित कारक आय का मौद्रिक मूल्य इसमें शामिल किया गया है, या अर्जित कारक आय को शामिल किया गया है। तो हम सब उसमें योगदान दिए हैं ना जीडीपी में। अब इसी चीज को बता रहा है कि लोगों की आय का कितना प्रतिशत हमने शिक्षा के विकास पर खर्च किया गया है। तो ये राष्ट्र की प्राथमिकता को दर्शाता है कि हमने जीडीपी में सबसे ज्यादा एजुकेशन सेक्टर को दिया, क्योंकि हम मान रहे हैं कि लोगों की जो आय है, लोगों की आय का इतना प्रतिशत इस पर खर्च होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर शिक्षा व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया तो हमारा जो मानव पूंजी निर्माण है वो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये दोनों की बात हमने समझ ली। 1952 में ये 0 टोटल हमारी जीडीपी का 0.64% था। आगे चल करके 2014 में बात करें तो यह 4.13% था। तो ये जो 4.13% है, ये लोगों की आय का है, लोगों की आय का, क्योंकि जीडीपी में लोगों की आय को शामिल किया गया है। यहां पर भी लोगों की आय का ही है, लेकिन सरकार ने योजना बनाई है और उन योजनाओं में हम बात कर रहे हैं कितना प्रतिशत उसने दिया है, ठीक है। चलिए, यहां पर अब भविष्य की संभावनाएं इसमें क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जब हम भविष्य की संभावनाओं की बात कर रहे हैं तो यहां पर लिंग समानता पहले से बेहतर हुई है, अर्थात जैसे जैसे हम मानव पूंजी निर्माण पर खर्च कर रहे हैं और मानव पूंजी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो है पहले से, हमारी जो स्थिति है पहले से बेहतर हुई है। जैसे लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, क्योंकि महिला, यहां पर महिला शिक्षा, और जब महिलाओं को शिक्षा मिला है, ठीक है, और स्वास्थ्य स्वास्थ्य जब सुनिश्चित हुआ है, तो इससे ये पता चलता है जब महिलाएं स्वतंत्र होंगी, शिक्षा उनको मिलेगा, स्वास्थ्य उनका बेहतर होगा, आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। और जैसे ही आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी बढ़ेगी तो आर्थिक स्वतंत्रता इनकी बढ़ेगी। अगर हम इसको न भी माने, इसको थोड़ी देर के लिए हटा भी दें, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट जब उनका किया जाएगा, कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास, तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा या सशक्तिकरण होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से वो सशक्त होंगी। और यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, स्वतंत्र होंगी, सशक्त होंगी, तो सामाजिक स्तर भी उनका सुधरेगा। और सामाजिक स्तर सुधरने के साथ साथ यहाँ पर प्रजनन दर और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, प्रजनन दर और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो इन सभी बातों को समझने के साथ साथ अब ये भी बात की जा रही है कि हमें उच्च शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, उच्च शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो उच्च शिक्षा लेने वाले लोग हैं वो काफी कम हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। और हमारी जो शिक्षा का पिरामिड है वो कुछ इस प्रकार से बनता जा रहा है।
शिक्षा पिरामिड इस प्रकार से बनता जा रहा है, अर्थात ये शिक्षा का, ये हायर एजुकेशन का है, मान लेते हैं ये प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ तक आप मान लेते हैं आते आते जो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और ये जो आप कह रहे हैं हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा, ये उसका पिरामिड है, उच्च शिक्षा का। तो ये काफी कम है, यही बताया जा रहा है कि शिक्षा पिरामिड नुकीला होता जा रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? हम ऐसे मान सकते हैं, ये शिक्षा का पिरामिड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो अगर ये शिक्षा का पिरामिड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है, ऐसे ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे हो सकता है क्या कि जितने लोग प्राथमिक में अपना नामांकन कराएं, प्राथमिक शिक्षा में, हायर एजुकेशन में भी उतने लोग जाएं? ऐसा भविष्य में होगा, इसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूपेण नहीं कह सकते या विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी हमारे देश में जो शिक्षा का पिरामिड है कुछ इस प्रकार से है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात आती है निष्कर्ष की। हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर पहुंच को बढ़ाना चाहिए, लोगों की पहुंच को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे पहुंच बढ़ेगा, वैसे वैसे देश में जो मानव पूंजी निर्माण है वो बढ़ेगा और लोगों की आय बढ़ेगी। तो यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण आप ऐसे कह देंगे कि मानव पूंजी निर्माण, और मानव पूंजी निर्माण बढ़ने का मतलब ये है कि आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होने के साथ साथ अब जो हमारा जो जीवन स्तर है, मानव विकास, ये अधिक होगा। और जैसे ही ये अधिक होगा तो जो गुणात्मक जीवन है, जीवन स्तर, इसमें वृद्धि होगी। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कैसा नॉलेज इकोनॉमी बनाना है सरकार देश को, और नॉलेज इकोनॉमी अर्थात ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। और इसके लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति हमारे पास होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सेवा क्षेत्र में, जो सेवा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप अधिक अपना योगदान दे रहे हैं। और ये इस बात का सूचक है कि यह देश विकसित हो रहा है, विकसित हो गया है। हालांकि भारत के संदर्भ में ये थोड़ा सा मामला उल्टा है ना, हम लोगों ने बात कर लिया था। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वैज्ञानिक और तकनीकी जो जनशक्ति है उसको और मजबूत किया जाए, समृद्धि के साथ समता को बढ़ावा दिया जाए। आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, ऐसे देखिए, हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ जिसको कहते हैं, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन ग्रोथ बढ़ने के साथ समानता, समता नहीं बढ़ रही है। समता नहीं बढ़ने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आय असमानता, आय असमानता ये बढ़ रही है। आय असमानता के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि लिंग असमानता बढ़ रही है, उसे भी हमें रोकना है। तो यहाँ पर लिंग असमानता, असमानता, हमें इसे भी कम करना है। तो समृद्धि के साथ साथ हमें ये सुनिश्चित करना है, और इसके लिए संतुलित विकास, संतुलित विकास ही नहीं, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य, कौशल विकास, इन सभी से महरूम कराना चाहिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि देना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। तभी ऐसा हो सकता है, समृद्धि के साथ समता स्थापित हो सकती है। तो ये बातें आप लोगों ने इससे जो संबंधित बातें थी उनको आपने समझ लिया। अब जो हमारा अगला लेसन है वो ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो ग्रामीण विकास किसको कहते हैं, क्या है ग्रामीण विकास? अब आगे चल करके इसी विषय पर हम बात करते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं की क्रियाएं, बहुत सारी विसंगति देखने को मिलती है।
विसंगति, और इस विसंगति को दूर करना आवश्यक है। तो विसंगति आर्थिक क्रियाओं को यहां पर, ठीक है, आप ऐसे कह लीजिए कि यहां पर समस्याएं हैं। समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहली समस्या के रूप में आप यहां पर बात कर सकते हैं कृषि उत्पाद उत्पाद इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उचित मूल्य, और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर निर्भरता ज्यादा है। आर्थिक क्रियाओं में सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया के रूप में कृषि कार्य शामिल है। हमने प्रछंद बेरोजगारी, हमने प्रचंड बेरोजगारी की बात की थी। तो प्रचंड बेरोजगारी तो यही बताती है ना कि जिस कार्य को कृषि क्षेत्र में जितने लोग जिस कार्य को करने के लिए नियोजित हैं, उसमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी उसकी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। तो यहां से लोगों को एक तो कृषि को प्रॉफिटेबल बनाना है, लोगों की आजीविका और आय दोनों सुनिश्चित करनी है, और यहां से लोगों को हटा करके अन्य क्षेत्रों में रोजगार भी देना है। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो यहां पर कहा जा रहा है, एक तो कृषि उत्पादन अगर है भी, आप ऐसे कहिए, जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन होता है, सही विपणन व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये उत्पाद खराब हो जाते हैं। ठीक है, उत्पादन खराब हो जाते हैं। अब उत्पादन खराब हो गया तो जो किसान ने निवेश किया है, निवेश, उसका अधिकांश हिस्सा मान लेते हैं अगर 10% खराब हो गया, तो 10% खराब होने का मतलब यह है कि जो उसको लाभ मिलना था ये खत्म। तो लाभ ही जब उसको नहीं मिला तो इसका मतलब यह भी हुआ कि हो सकता है कि उसने जो इसमें 10,000 लगाया था, 10 के, इसमें से उसके पास 8 के ही बचा। 8 के, सॉरी, 8 के बचा। तो जो 10,000 में से 2,000 तो उसका लॉस है। कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए? तो अब ये बात हो रही है कि जो यह ग्रामीण विकास है, इस ग्रामीण विकास को हमें प्रॉफिटेबल बनाने की जरूरत है, और जरूरत ये भी है कि हम व्यवस्था विपणन व्यवस्था नहीं होने की वजह से समस्याएं यहां पर देखने को मिलती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान करना। अब समस्याओं का समाधान, हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। दो तरह की समस्याएं हैं, निर्भरता भी ज्यादा है। तो इसके लिए हमें विपणन व्यवस्था ये बढ़ाने की जरूरत है, और हमें कृषि कार्यों से नियोजन, कहां पर? कृषि कार्यों से अन्य क्षेत्रों में। तो इन दो बातों को आप केंद्र में रख करके चलेंगे, और इन्हीं सभी बातों पर हम आगे चल करके बात करेंगे। अच्छा, हमने ये समझ लिया कि एक तो ये व्यवस्था हम देख रहे हैं, हमें निवेश करना है। निवेश कहां पर? कृषि क्षेत्र में। निवेश करने के लिए हमारे पास धन होना चाहिए, यहां पर धन। और धन के लिए हम किस पर निर्भर थे? दो बातें हमने देखा था। एक तो ये बात थी कि हम अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, जहां पर शोषण ज्यादा होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से,
हेरा-फेरी कर दी जाती है। अगर किसान अपनी उपज बेच भी रहा है तो पता चला कि उस उपज को इन्होंने क्या कर दिया कि जो ज़्यादा था उसको कम बता दिया, हेरा-फेरी करके जो बाट माप है उसको कम बता दिया, आपको पैसा कम दिया। तो लूट-खसोट यहाँ पर होती ही रहती थी। अब किसान बेचारा परेशान हो जाता था। तो एक तो ये स्थिति। दूसरी स्थिति यहाँ पर हमने ये देखा कि निवेश, धन और यहीं पर विपणन की भी बात कर लेंगे, विपणन की हालाँकि बात हमने की है। और एक हमने बात की औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक, ठीक है? तो औपचारिक क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़मानत चाहिए। ज़मानत, और ये किसानों के पास है नहीं। बहुत से ऐसे कृषक मजदूर हैं जिनके पास नहीं है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के द्वारा हम ग्रामीण विकास कर सकते हैं। अब इसके एक-एक पहलुओं पर ये आप लोगों को केवल एक बताने की कोशिश की कि आगे चल कर के ये बातें आपको देखने को मिलेंगी, इस पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। बहरहाल, परिचय की बात किया जाए तो इसमें ये बताया गया है, देखिए इंट्रोडक्शन में, कि भैया भारत की वास्तविक प्रगति का मतलब क्या है? भारत की वास्तविक प्रगति का मतलब यह है कि हम गाँवों का विकास करें। गाँवों का विकास? अब गाँव के विकास से ही क्या भारत की प्रगति होगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या रहती है, या गांव में भारत को अभी भी कहा जाता है गांव का देश है, और गांव में वही ट्रेडिशनल व्यवस्था चलती है। आज भी लोगों की निर्भरता कृषि पर, कृषि उत्पाद का खराब होना और बाकी सारी चीजें, प्रचंड बेरोजगारी। तो इसलिए हमें वास्तविक प्रगति अगर करनी है तो हमें गांवों का विकास करना होगा, क्योंकि आप मान लीजिए भारत में 31% के आसपास शहरीकरण है। ठीक है, इसके आसपास कह रहा हूं, लगभग में कह रहा हूं। तो क्या केवल इससे ही पूरे भारत का पता चल रहा है, या केवल 31% ही पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है? बाकी 69% का क्या? इसको मैं राउंड फिगर में बात कर लूं, 70% का क्या? क्या इसका विकास नहीं होना चाहिए? तो ये तो आबादी ज्यादा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि गांवों का विकास ही वास्तविक भारत की प्रगति है। और आज भी यहां पर समस्याएं हैं, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, कारण क्या है? आज के संदर्भ में 58% के आसपास कृषि पर लोगों की निर्भरता है। अब सोचिए, देश की आबादी का 58%, अगर इसको राउंड फिगर में मान लें तो 60% आज भी निर्भरता है, कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी कि कृषि कार्य प्रॉफिटेबल नहीं है, और प्रॉफिटेबल नहीं है तो यहां पर निर्धनता है, और हमें निर्धनता का क्या करना है? निवारण करना है। तो इसलिए अगर आपको निर्धनता का निवारण करना है तो आपको गांवों का विकास करना पड़ेगा, और यही हमारी वास्तविक प्रगति मानी जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो विकसित ग्रामीण भारत है। विकसित ग्रामीण भारत है। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखिए कि भारत की वास्तविक प्रगति का मतलब गांवों का विकास है। कारण ये है कि कृषि पर निर्भरता 58% के करीब है, और कृषि जो कि प्रॉफिटेबल काम नहीं है, यहाँ से लाभ कम मिलता है, तो इसलिए निर्धनता होती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एक विकसित भारत का निर्माण करना चाहिए, ताकि निर्धनता का हम निवारण कर सके। ठीक बात है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कही जा रही है कि ग्रामीण विकास क्या है? अब यहीं पर इसी की बात हो गई कि ठीक है, ग्रामीण विकास कर रहे हैं, ग्रामीण विकास कर रहे हैं। ये है क्या? तो यहाँ पर जब ग्रामीण विकास की बात की जा रही है तो देखिए, इसका मतलब यह है कि साक्षरता और कौशल का हम विकास कर लें। किसका? साक्षरता और कौशल का, यानी कि शिक्षा और कौशल। और यदि शिक्षा और कौशल का विकास हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जो सामाजिक स्वच्छता की बात की थी, सामाजिक स्वास्थ्य की बात की थी, तो सामाजिक स्वच्छता नहीं, सामाजिक स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत ज्यादा अवेयर हैं,
हमें पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आसपास कूड़ा-कचरा फैलाएँगे, तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। स्वच्छता या स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया है, अगर स्वच्छ हम नहीं रहेंगे, स्वच्छता नहीं सुनिश्चित करेंगे, तो हम बीमार होंगे, बच्चे बीमार होंगे और उस पर खर्च होगा, फिर गरीबी का दुष्चक्र चलता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य सुनिश्चित करना चाहिए और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वच्छता बनाए रखें। ठीक? अगर हम स्वच्छता बनाए रखेंगे, तो अब बात आती है कि भैया हम भूमि सुधार कर लें। भूमि का अगर समान वितरण हो, सबके पास इतनी भूमि हो कि वो कृषि कार्य करके अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो फिर इससे क्या होगा? और ये कैसे होगा? भूमि सुधार के द्वारा होगा और जब भूमि सुधार के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि और हमें क्या करना चाहिए? तो उत्पादक संसाधनों का विकास करना चाहिए, जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। अब उत्पादक उत्पादक संसाधन के लिए ये कहा गया कि आप एक काम करो भैया, आधारिक संरचना का विकास कर लो। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना का विकास कैसे करेंगे? क्या करेंगे? तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो किसान उत्पादन करता है, उसका 10% हिस्सा खराब हो रहा है। खराब क्यों हो रहा है? उत्पादन कर रहा है, बाजार तक सही समय पर पहुंच नहीं रहा है क्योंकि परिवहन की व्यवस्था सही नहीं है। और परिवहन की व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से उसको उसके उत्पाद भी खराब हो जा रहे हैं और उसे उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। मान लीजिए टमाटर की बात कर रहा हूं। टमाटर, इसके पकने का एक समय होता है। टमाटर के पौधे को आपने 1 माह पहले, यहां पर 1 माह या 2 माह लिख लीजिए, 2 माह पहले आपने लगाया और सभी टमाटर के जो पौधे हैं ये तैयार हो गए। ठीक है, ये तैयार हो गए। ये आपके टमाटर के पौधे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, है ना, 3 ही नहीं 4 कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे टमाटर के पौधे हैं। हमने इनको लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या हुआ? सभी पौधे एक साथ तैयार हुए, बराबर के रेशियो में तैयार हुए। हो सकता है कि थोड़ा कोई 10 दिन बाद फल दे, लेकिन तैयार हुआ और एक ही समय पक गया। ठीक, अब टमाटर तैयार है। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो टमाटर को खेत से निकालें ही ना, नहीं निकालेंगे तो भी खराब होगा, और अगर निकाल लिया सही समय पर बाजार तक नहीं पहुंचा तो भी खराब होगा। अब इसके लिए विकल्प क्या है? तो विकल्प ये है कि हमारे पास परिवहन की व्यवस्था हो। परिवहन की व्यवस्था हो। परिवहन के साथ साथ जो एक साथ टमाटर हमने उपजा लिया है, अब टमाटर तो ये तो कहेगा नहीं कि भाई एक काम कर, रुक जा, मैं पक जाता हूं, तुम फिर बाद में पकना। किसान को लाभ हो जाएगा, किसान भाई को। ये कहेगा कि अच्छा तुम पक ली, अब मैं पक जाता हूं। ठीक है, और ये कहेगा कि तुम सभी रुको, अभी मुझे पहले पक लेने दो। ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा नहीं होगा तो फिर समस्या है। परिवहन की व्यवस्था, मान लीजिए अगर हमारे पास भंडारण की व्यवस्था होती कि हम उसे सुरक्षित रख दें और आज आज मार्केट में नहीं ले जाएंगे, 1 हफ्ते बाद ले जाएंगे, लेकिन टमाटर तब तक खराब नहीं होगा, ऐसी हमारे पास व्यवस्था हो। तो जब ऐसी व्यवस्था होगी तो आप सोचिए कि किसान को भी लाभ होगा और उपभोक्ता को भी लाभ होगा। किसान को कैसे लाभ होगा? भैया, किसान को उचित मूल्य मिल पाएगा। उसका उत्पाद जो 10% और कई मामलों में 30% तक है, वो खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो बिकेगा ही। अब एक ही दिन उपभोक्ता को मान लीजिए कि यहाँ पर 10 केजी टमाटर एक छोटे से बाजार में आ गया। सभी उपभोक्ता एक ही दिन खरीद करके तो खा भी नहीं लेंगे, जो यहाँ पर खराब होगा वहां पर भी तो खराब होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उपभोक्ता के पास विकल्प है कि वो खरीद करके अपने फ्रिज में रख ले, लेकिन सबके पास फ्रिज है नहीं है। अब वो गया टमाटर खरीदने बाजार में, उसको मिला ही नहीं, और जो मिल रहा है, जो बचा हुआ है, वो महंगा है। उपभोक्ता का हित प्रभावित हुआ। तो इसके लिए हमें भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें शीत घर की व्यवस्था करनी चाहिए। शीत घर, ताकि हम क्या कर सकें?
उसको कोल्ड स्टोरेज जो कहते हैं, अब हम रख पाते हैं, रखने के बाद फिर मार्केट में बेचते हैं। ये व्यवस्थाएं अर्थात आधारिक संरचना होनी चाहिए। अब जब ये स्थिति होगी तो बताइए इससे लाभ किसको हो रहा है? दो लोगों को लाभ हो रहा है। उपभोक्ता को, उपभोक्ता को भी लाभ मिल रहा है। हमेशा एक न्यूनतम दरों पर, एक स्थिर दरों पर टमाटर मिल रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के साथ। जो किसान है, उत्पादक, उसको उचित मूल्य मिल पा रहा है, तो दोनों लोगों को लाभ हुआ। इनको भी लाभ हुआ और इनको लाभ हुआ। केवल हम इन पर फोकस करें तो इनका निर्धनता जो है उसका समाधान हो जाएगा। इसी के लिए कहा जा रहा है कि आधारिक संरचनाओं का विकास करना चाहिए और इससे निर्धनता का निवारण हो जाएगा। अब यहां आइए, घटकों का विकास करना, कौन से घटक? ये सभी घटक हैं। ठीक है, कहां के ये घटक है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के। और जब ये सभी कार्य होंगे तो 1991 की बात करें तो इन सभी घटकों में सार्वजनिक निवेश हमें कम देखने को मिलता है। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया और संरचना विकास भी उस समय काफी कम था। ठीक, इसके साथ साथ यहां पर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की बात करें, इसमें जो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उद्योगों का विकास हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत अच्छा नहीं हुआ। हमने ये सोचा था कि मान लेते हैं जो कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, वहां पर 60% लोग हैं और 60% में से 40% ऐसे हैं जिन्हें हटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस 40% को यदि उद्योग में, आप इसको औद्योगिक क्षेत्र कह लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र, अगर इसमें रोजगार मिल जाए, फिर अगर इन 40% लोगों को यहां पर मिल जाता, प्लस सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में रोजगार मिल जाता, तो बताइए क्या इनकी निर्धनता जो है वो कम नहीं होती? बिल्कुल कम होती। लेकिन जितना हमने सोचा था कि ये 40% लोग जो हैं इनको हटा करके कृषि कार्य से हम इन क्षेत्रों में नियोजित कर लेंगे, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में हम औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर लेंगे, वहां पर इनको नियोजन कर लेंगे और नियोजन करके इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे, इनकी आय बढ़ा लेंगे। लेकिन उतने बड़े पैमाने पर यहां पर न तो रोजगार का सृजन हुआ, इस क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ, रोजगार का सृजन कहां से होगा? और नहीं हुआ तो इसका मतलब निर्धनता अभी भी है, आज भी हम निवारण की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर कहा जा रहा है कि वही बातें औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार का, यहां कृषि के अपेक्षा वैकल्पिक रोजगार वहां पर नहीं मिल पाया। साथ ही अनियमित रोजगार हम पहले से ही देख रहे हैं। अनियमित रोजगार जहां पर हो भी रहा है वो अनियमित है, कभी विकास, कभी रोजगार मिला, कभी नहीं मिला। अनियमित रोजगार की समस्या है, तो इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रकों में साख और विपणन की बात की जा रही है। साख के बारे में हम लोगों ने बात किया कि साख बैंक जो था उस वाले हम लोगों ने लेसन में देखा था कि बैंक अपनी एसेट और लायबिलिटी के मध्य साख सृजन कर लेता है। और हमने ये भी बात कर लिया था कि बैंक जो ब्याज लेता है उसकी दर ज्यादा होती है और जो ब्याज देता है उसकी मात्रा या दर कम होती है। तो यहाँ पर साख सृजन दोनों के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि बैंक अपनी एसेट और लायबिलिटी के मध्य साख सृजन कर लेता है। तो जब कृषि क्षेत्र में साख सृजन की बात होगी तो साख सृजन कैसे किया जाता है? साख सृजन करने के लिए सबसे पहले आपके पास निवेश के लिए धनराशि होनी चाहिए, निवेश के लिए। और जब हम कृषि क्षेत्र और अनुष्ठान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये सोचिए जो किसान हैं या कृषि क्षेत्र में लोग कार्यरत हैं, उनकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां मतलब शादी, ब्याह, बच्चों की पढ़ाई और उसके साथ साथ अन्य जो अनुष्ठान होते हैं उन सब की बात की जा रही है। चाहे आप भोज की बात कर लें, भोज अर्थात जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, अर्थात स्वर्गवास या जो कुछ भी जिस धर्म में जैसे भी कहा जाता हो, स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद भी फंक्शन होते हैं।
उस दौरान बड़े पैमाने पर निवेश की ज़रूरत होती है, अर्थात पैसे की आवश्यकता होती है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो। इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो किसान है, वो काफ़ी हद तक अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर था। अनौपचारिक क्षेत्र के का मतलब ये था कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो महाजन या साहूकार या फिर सर्राफ या इससे रिलेटेड जो व्यक्ति थे, उनसे वो ऋण लेकर के अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था। यहाँ पर ऋणांश जो था, जो हम ये देख रहे थे कि ये ले रहा है, उसमें बहुत सारी समस्याएँ थी। हमने पहले भी बात कर लिया था, समस्याएँ क्या थी? तो अनियमितता देखने को मिलता था। जो ब्याज दर होता था, अमूमन ज़्यादा होता था। अगर कम भी हो रहा है तो अलग-अलग तरीके से उसमें हेर-फेर करके, चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती थी। तो इस तरह से जो किसान हैं, उनका बड़े पैमाने पर शोषण हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है। अब यहाँ पर इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हालांकि ये कोशिश किया गया कि बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए बड़े पैमाने पर नहीं प्रसारित हो पाई क्योंकि बैंकों को ये लगता था कि उन्हें यहाँ पर जो ग्राहकों का आधार है वो ज्यादा नहीं है। ये कृषि क्षेत्र में जो निवेश होता है, कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए छोटे-छोटे ऋण देकर के वो ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकते। आप कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें लाभ कम मिलता, इसलिए वो इन क्षेत्रों में नहीं जाते थे। अब सरकार बाद में आगे चल कर के लगातार कोशिश की कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में डिप्लॉय किया जाए। डिप्लॉय का मतलब ये है कि उनका विस्तार किया जाए। डिप्लॉय यहाँ पर सॉरी, डिप्लॉय शब्द ठीक नहीं है। उनका विस्तार किया जाए, शाखाओं का विस्तार हो, लोगों की पहुँच बैंकों तक हो और मैंने कहा था कि वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना, इसको हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय व्यवस्था में मैंने कहा था कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें केवल बैंक नहीं है, बीमा भी होगा, इससे संबंधित और गतिविधियाँ होंगी। तो यहाँ पर ये देखा गया कि बैंकिंग व्यवस्था वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी और इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र जो था, उसका विस्तार ज़्यादा था, लोगों का शोषण ज़्यादा हो रहा था। सरकार उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई, बैंकों को प्रोत्साहित उतना नहीं कर पाई और बैंक खुद भी नहीं जाना चाहते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रॉफ़िट नहीं होता और बैंक तो प्रॉफ़िट के लिए ही काम करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत की गई 1969 में और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बात किया था कि एसएचजी एसएचजी इसकी शुरुआत की गई थी और इसके माध्यम से उन्हें खुद ही प्रोत्साहित करके कि खुद आप अपना एक कुछ लोग मिल करके एक यूनिट बनाएं, अर्थात एक संगठन बनाएंगे और इन्हें कहा जाएगा स्वयं सहायता समूह और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 से 15 लोग अपनी ऋण जरूरतों को पूरा कर लेंगे। ये स्थिति देखी गई। फिर उसके बाद नाबार्ड की स्थापना होती है। अब देखा गया कि इससे भी काम चलने वाला नहीं है, नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड क्या करता है? तो नाबार्ड डायरेक्ट ऋण नहीं देता, तो फिर करता क्या है? नाबार्ड जो छोटे-छोटे बैंक हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, जिला ग्रामीण बैंक, इन सभी बैंकों को जो कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने का काम करते हैं, उनको ऋण देता है और ये जब ऋण देता है उनको तो वो आगे किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इससे क्या होता है, संपूर्ण ग्रामीण जो व्यवस्था है उसमें वित्त की व्यवस्था हो पाती है और अब यहाँ पर निवेश निवेश बढ़ जाता है। लेकिन ये भी व्यवस्था अभी उतनी एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाई। फिलहाल आलोचना हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत की गई। सामाजिक बैंकिंग के बाद 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई और नाबार्ड के बारे में मैंने बता दिया कि वो क्या काम करता है। ग्रामीण विकास और ऋणों में विविधता आई कि अब धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए या तो आप राज्य सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन छोटे-छोटे बैंकों से आप ऋण ले सकते थे और ऋण दे करके जो नाबार्ड है, वहाँ पर केवल कृषि क्षेत्र की बात नहीं की गई है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की भी बात कही गई है।
तो ग्रामीण क्षेत्र, आप उसको दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का मतलब ही यही है कि वहां पर कृषि क्षेत्र भी शामिल है। तो ये जब ग्रामीण क्षेत्र में ऋणों में विविधता आया तो लोगों ने निवेश बढ़ा दिया, अर्थात निवेश बढ़ने लगा। अब जो ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं, अन्य संस्थागत संरचना क्या थी? तो व्यावसायिक बैंक ये भी ऋण उपलब्ध कराने का काम किए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जैसा कि मैंने अभी कहा, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक की बात करें तो यह दीर्घकालिक ऋण देता था। दीर्घकालिक ऋण ये उपलब्ध कराता था। जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रैक्टर लेना है, ट्रैक्टर इसके लिए ऋण उपलब्ध कराता है और लंबी अवधि के लिए, जैसा कि 10 से 15 वर्ष के लिए, ताकि जो किसान है अपनी ऋण जरूरतों को पूरा कर सके, कृषि में इसका निवेश कर सके और कृषि से संबंधित जो उपकरण है खरीद करके कृषि क्षेत्र में अपनी आय सृजन कर सके। तो एक तो ये स्थिति, यहाँ पर किया क्या गया, ये जो सभी व्यवस्था आप देख रहे हैं ये बाजार की दरों पर नहीं, जो कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि यहाँ पर ये देखने को मिला कि ये सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों की साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। अच्छा, जो एसएचजी है ये अति लघु स्तर पर देखा गया कि ये क्या कर रहे हैं, साख कार्यक्रम है, लोगों की साख बढ़ाने। साख बढ़ाने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें ऋण मिल रहा है और वो फिर अपनी निवेश की क्षमता बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, ऋण सुविधा की बात करें तो ये केवल इसी से संबंधित नहीं है, कृषि क्षेत्र में निवेश से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण का भी आधार है। इससे महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। कैसे हो रहा है इस बात को समझिए। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे पशुपालन हो, पशुपालन, ठीक है, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन हो, या आप कह सकते हैं यहां पर बागवानी, ठीक है, और मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है। इसके अलावा अन्य मत्स्य पालन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो झींगा इत्यादि, ये जो अलग अलग गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों में मैक्सिमम आप जो देखते हैं इसमें कृषि कार्य भी शामिल है। कृषि कार्य में, ठीक है, अधिकांशतः जो नियोजन देखने को मिलता है वो महिलाओं का देखने को मिलता है। महिलाएं इसमें ज्यादा वर्क करती हैं, काम करती हैं। आप राजस्थान और भरतपुर का वो एरिया है, राजस्थान के भरतपुर का एरिया, और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो अधिकांश जो खेतों में काम करता हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा तो महिलाएं दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये स्थितियां बढ़ रही हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, इस ऋण से जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। यहाँ पर आर्थिक आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। तो अपने आप में बड़ी बात यह है, क्योंकि साख सृजन जब हो रहा है इससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है। अब इन बातों को समझने के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण बैंक के आलोचनात्मक मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं, तो इसी में हम समझ लेते हैं कि कैसे हम आलोचनात्मक मूल्यांकन और किस प्रकार इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन हम कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात कही गई है, तो इन सभी बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं। अब किसी कृषि विपणन व्यवस्था को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर विपणन की बात हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन, तो विपणन शब्द को समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? यह ऐसी प्रक्रिया को बताता है जिसमें कृषि पदार्थों का संग्रह किया जाता है। जैसे मान लीजिए टमाटर, टमाटर का हमने उत्पादन किया, खेत से हमने इसका संग्रह किया, संग्रह करने के बाद अब इसका भंडारण किया,
भंडारण कहाँ पर होगा? कल मैंने इससे पहले की क्लास में और आज की क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो शीत घर है, शीत घर, वहां पर ले जाकर के उसे रख रहे हैं। एक समय में टमाटर का उत्पादन हो रहा है, एक समय में ही खपत नहीं हो रहा है, ठीक है। और खपत नहीं हो रहा है तो इसे खराब होने से बचाना है और हमें नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि अगर शीत घर में हम इसका भंडारण कर दें, शीत घर में क्या हो रहा है? भंडारण। हम भंडारण कर लें तो खपत में जो खपत की समस्या थी उस समस्या का समाधान हो जाएगा और जो फसलों के बर्बाद होने की बात है, बर्बाद, ये कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो इसका लाभ किसको होगा? दो लोगों को लाभ होगा। एक तो उपभोक्ता को भी होगा और उत्पादक को भी होगा, ठीक है। दोनों के लाभ की हमने बात कर ली। अब ऐसी स्थिति में सोचिए, ये व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन विपणन की जो व्यवस्था है इन सबका सम्मिलित रूप है। तो दोबारा से, ये कैसी प्रक्रिया है? कृषि क्षेत्र की वह प्रक्रिया जिसमें कृषि पदार्थों का संग्रह किया जाता है, भंडारण किया जाता है और फिर प्रसंस्करण किया जाता है। मान लीजिए टमाटर है, हमने क्या किया? इसको पैक कर दिया, इसकी टाइट पैकेजिंग कर दी। अब ये जल्दी खराब होने वाला नहीं है, कम से कम ये 10 दिनों तक जाएगा, 10 दिन तक। और 10 दिन जाने के साथ साथ आप यहां पर सोचिए कि अब इसकी परिवहन भी आसान हो जाएगा, अर्थात टमाटर का परिवहन भी आसान हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब सोचिए, हमने परिवहन, इसके साथ साथ पैकेजिंग हम कर रहे हैं और पैकेजिंग करने के बाद इसका वर्गीकरण कर रहे हैं कि कौन बढ़िया टमाटर है, उससे खराब क्वालिटी वाला कौन सा है और फिर उससे खराब क्वालिटी वाला कौन सा है। और जब आप वर्गीकरण कर ले रहे हैं तो वर्गीकरण, यहाँ पर उत्पादों के भी वर्गीकरण की बात की जा रही है कि अलग अलग उत्पाद, टमाटर है, आलू है, ठीक है, और जो कृषि उत्पाद हैं उनका हमने वर्गीकरण किया। वर्गीकरण करने के बाद तब हमने वितरण सुनिश्चित किया। तो इन सभी के सम्मिलित रूप को कृषि विपणन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें दोबारा से समझिए, हम जो कृषि उत्पाद हैं यह उन प्रक्रियाओं से संबंधित है। किन प्रक्रियाओं से? तो कृषि उत्पाद से संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें हम संग्रह कर रहे हैं। संग्रह करने के साथ साथ यहाँ पर हम भंडारण कर रहे हैं। भंडारण करके हमने उसको बचा लिया, बचाने के बाद हम उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं। उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश, शिमला और अन्य क्षेत्रों से, जम्मू कश्मीर से जो सेब आता है, कहा जाता है, डॉक्टर इस बात को बोलता है कि आप डायरेक्ट उसे मत खाइए, बिना धुले मत खाइए। वजह साफ है कि उस पर एक लेप लगाया जाता है, केमिकल का लेप लगाया जाता है, कई बार मोम का लेप लगाया जाता है, ताकि ये जल्दी से खराब ना हो, इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ड्यूरेबिलिटी बढ़ने का मतलब यही है कि यहाँ पर आप बढ़ा करके उसका प्रसंस्करण कर लिया, परिवहन कर लिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक, फिर उनकी पैकेजिंग, फिर वर्गीकरण करके हम उनका वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसमें ये सारी गतिविधियां, ये सब कुछ शामिल है। तो कृषि विपणन के बारे में हमने समझ लिया कि कृषि विपणन का अर्थ क्या होता है। अब बात ये आती है कि पहले समस्याएं क्या थी। समस्याओं के बाद हम ये समझ लेंगे कि सुधारने के क्या प्रयास किए गए। पहले किसान उत्पादन करता था, उत्पादन करने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन कैसा नहीं था? वो या तो औने पौने दाम में व्यापारी को बेच दे, और व्यापारी को बेच देता था तो व्यापारी उसका मूल्य भी कम देता था। मूल्य कम देने के साथ साथ वो जो माप तौल है उसमें हेराफेरी करता था। अब दोनों तरफ से जो उत्पादक है उसको घाटा होता था। अगर सब्जियां हैं जो खराब होने वाली फसलों की बात कर लीजिए, उनको अगर सही समय पर नहीं बेचा गया तो किसान उनको रख करके उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। और किसान के पास इतना समय भी नहीं है कि वो जा करके एक मार्केट से दूसरे मार्केट में उसको बेचे, तो फिर करेगा क्या? तो वो क्या करता था, जो व्यापारी होते थे उनको कम मूल्य पर बेच देता था।
व्यापारी ले जाता था, चूंकि व्यापारी के पास उसमें निवेश करने के लिए पैसा है, वो निवेश करता था और फिर लाभ कमाता था। तो मैक्सिमम जो लाभ मिल रहा है वो व्यापारी को मिल रहा है, जो किसान है उसे लाभ मिल नहीं रहा है। आप कह सकते हैं बिचौलियों को लाभ मिल रहा है। तो एक तो ये समस्या थी, माप तौल में हेराफेरी करते थे, फसलों की बर्बादी हो जाती थी, और जैसा कि इसमें बताया गया एनसीईआरटी में कि 10% के आसपास ये बर्बाद हो जाता था। और पीआईबी की न्यूज है, पीआईबी में ये बताया गया था कि लगभग, जो अगर टमाटर की बात करें, स्पेशली मैं इसलिए ही टमाटर का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि टमाटर वहां पर बताया गया था, ये कहा गया था कि लगभग 30% उत्पाद खराब हो जाता है। नुकसान किसको हुआ? किसान को। हेराफेरी से किसको नुकसान हुआ? किसान को। और उसके बाद जो निजी व्यापारी हैं, ये अपनी मनमानी भी करते थे। कभी वो किसान की फसल लेते थे, कभी नहीं लेते थे, और जब नहीं लेते थे तो फिर किसानों के सामने समस्या थी, करें क्या उसका? तो अगर आप लोगों को याद हो तो प्याज और आलू, टमाटर, कई बार दूध भी देखने को मिला। जो प्याज, आलू, टमाटर, ये सब जो उत्पाद हैं, इन उत्पाद को किसान गुस्से में आकर के सड़कों पर फेंक देता था। महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं बहुत देखी गई। वजह साफ है कि वहां उनके पास विकल्प नहीं था, मार्केट में उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा था, तो वो ये समझ रहे थे कि बेइज्जती करवाने से बढ़िया है कि हम इसे फेंक दें। और किसान को 1 रुपये 2 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा था। अब किसान क्या करे? उसमें जो निवेश किया है उससे भी कई गुना कम उसका मूल्य मिल रहा है। तो ये एक विरोध करने का तरीका भी था, और विरोध करने के तरीके के साथ हमने ये देखा कि कई बार ये जो व्यापारी होते थे मनमानी करते थे। अब बात आती है कि सरकार ने इसे सुधारने के लिए क्या प्रयास किए। तो सरकार सबसे पहले जनधन की बात कर लें। अब यहाँ पर विपणन के लिए मान लीजिए जनधन के माध्यम से, और साथ साथ यहाँ जनधन को अभी यहाँ पर और विस्तार से समझेंगे। बाजार का नियमन, सरकार क्या कर रही है? बाजार का नियमन कर रही है। कैसे कर रही है? तो मंडियों का विकास किया गया। ठीक है, मंडियों का विकास किया गया। अगर आप लोगों को याद हो तो ई नैम एक मंडी, ठीक है, ई नैम के तहत ये कहा गया कि किसान इस मंडी में जाकर के आप डायरेक्ट संपर्क करके आप बेच सकते हैं। लेकिन वहां पर भी कई सारी समस्या थी। समस्याओं के साथ साथ यह भी कहा गया कि मंडियों में आप ले जाकर के बेचिए, और साथ ही भौतिक आधारिक संरचना के निर्माण की बात कही गई। जब भौतिक आधारिक संरचना की बात की जा रही है तो यहाँ पर बात किया जा रहा है, यहाँ पर समस्या क्या थी? हमने पहले समस्या क्या देखा था कि परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। परिवहन परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करना, साथ ही साथ जो शीत घर हैं उनकी स्थापना करना, ताकि वहां पर शीत घर में भंडारण किया जा सके और इससे फसलें खराब ना हो, और फसलें खराब नहीं होंगी तो बाद में जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसानों को उचित मूल्य मिल पाएगा। न तो ये माप तौल में हेरा फेरी कर पाएंगे, न फसलों की बर्बादी होगी, और न ही निजी व्यापारियों की मनमानी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो भौतिक आधारिक संरचना है, परिवहन के साथ साथ जो शीत भंडार गृह है, शीत गृह, भंडार गृह और प्रसंस्करण इकाइयों की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से इन सभी कार्यों को सुनिश्चित किया गया। साथ ही सरकारी विपणन की भी व्यवस्था की गई ताकि उचित मूल्य दिया जा सके। अब उचित मूल्य देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, तो उसके लिए जो नीतिगत कदम उठाया गया था, उन नीतिगत साधनों में एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्या होता है, एफसीआई की बात लिखी गई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा पीडीएस की भी बात है, पीडीएस। अब ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर नीतिगत कैसे कहा जा रहा है? नीतिगत उपाय या साधन। ठीक है, यहां पर 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। एमएसपी, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहा जाता है, एफसीआई, ठीक है, और यहां पर पीडीएस। ठीक, तो जो एमएसपी है, एमएसपी दरों पर
सरकार क्या करती है अगर याद हो तो? घोषणा करती है कि आप फसल लगाइए, बाजार में चाहे कितना भी मूल्य हो, कम हो तो वो हमारी जिम्मेदारी, अधिक हो तो आप चाहे सरकार को बेचें या मार्केट में अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार इस बात की गारंटी देती है कि जो मूल्य मैंने बताया है उस मूल्य पर मैं आपका उत्पाद, कृषि उत्पाद खरीद लूंगा। तो एमएसपी कितने, तो यहां पर घोषणा कब की जाती है? तो घोषणा दो प्रकार की देखने को मिलती है। तो एमएसपी की घोषणा फसल बुआई बुआई से पूर्व पूर्व किया जाता है, या बुआई से पहले, आप ऐसे कर लीजिए, फसल लगाने से पहले। धान की फसल लगानी है, अगले महीने धान की फसल लगाई जाएगी, तो उससे पहले ही सरकार घोषणा कर देगी ताकि किसानों को फसल के चुनाव में समस्या ना हो। किसान एटलीस्ट क्या करेगा, उसे भी तो लाभ चाहिए। तो लाभ के लिए वो देखता है कि किस फसल पर कितना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है, उसके अनुसार वो उत्पादन करता है। तो यहाँ पर उससे पहले और ये बताया जाता है कि खरीद की गारंटी एमएसपी पर, खरीद की गारंटी, ठीक है, कौन देता है? सरकार देती है। अब ये खरीदने का कार्य कौन करता है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों की खरीद करता है, और खरीद करने के बाद यह स्टोर करता है, भंडारण, और भंडारण करने के बाद इसका वितरण करता है। वितरण किसको किया जाता है? राज्यों को, राज्यों को, ठीक है। और इन राज्यों के माध्यम से, अर्थात पीडीएस के माध्यम से, जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी, उनको वितरित किया जाता है। जो लाभार्थी हैं इनको वितरित कर दिया जाता है। अब इसमें आप कह सकते हैं बीपीएल हैं और एपीएल। यहाँ पर खास करके जो इसके लाभार्थी हैं, बीपीएल को माना जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीपीएल की जो सीमा निर्धारित की गई है और जो समय समय पर योजना आयोग, चाहे नीति आयोग की बात कर लीजिए, जो सुझाव दिए गए हैं, उन लाभार्थियों को आप ऐसे कह सकते हैं वितरण किया जाता है। वितरण, ठीक है, लाभार्थियों को वितरित कर दिया जाता है। अब उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? एक तो बीपीएल वाले हैं ही, इसके अलावा समय समय पर परिवर्तन भी हुआ है। समय समय पर परिवर्तन का मतलब मैं जब कह रहा हूं तो कोविड-19 के समय बहुत से ऐसे लोगों को जिनके पास खाद्यान्न की समस्या थी, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। और न केवल व्यवस्था की गई बल्कि इसके माध्यम से सरकार ने उनको उचित खाद्यान्न सुनिश्चित करने का काम किया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है नीतिगत पहल, इसके लिए 3 काम किए गए। पहला, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ पीडीएस, ठीक है। तो यहाँ पर किया क्या गया? इसकी घोषणा कर दी जाती है। घोषणा कब? तो फसल बोने से पहले, बोने से पहले क्या किया जाता है? खरीद
खरीद की गारंटी। सरकार कहती है कि हम खरीद लेंगे, मार्केट में चाहे जो भी स्थिति हो, उस उत्पाद की जो भी कीमत हो, उससे मतलब नहीं है। आपने जो लागत लगाया है और हमने जो एमएसपी बताया है, निर्धारित किया है या घोषित किया है, उस मूल्य पर हम खरीदेंगे। ठीक है? तो किसानों को ये संतुष्टि मिल जाती है कि हमारा उत्पाद कोई न खरीदे लेकिन सरकार खरीद लेगी। अब सर खरीदेगी किस रेट पर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से जो बातें निर्धारित की गई हैं उसी आधार पर। ये 22+1 होता है। 22 फसल प्लस 1 गन्ना के लिए फेयर प्राइस दिया जाता है। ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा इसकी घोषणा होती है। अब जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। खाद्यान्न की खरीद। ठीक है। खाद्यान्न खरीदने के बाद इसका ये भंडारण करती है, अर्थात सुरक्षित रखती है, और सुरक्षित रखने के बाद यह वितरण सुनिश्चित करती है। वितरण किसको? तो राज्यों को दिया जाता है, राज्य, और राज्य फिर इसका वितरण करते हैं। ठीक है। तो आप राज्य यहां पर लिख सकते हैं, वितरण लिखा हुआ है। अब जो पीडीएस है, इसके माध्यम से जो लाभार्थी हैं, अर्थात जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको न्यूनतम दरों पर यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और इसी खाद्यान्न उपलब्ध कराने को हम ये कहते हैं कि सरकार न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कर रही है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये काम यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो नीतिगत जो साधन है या पहल है, ये एमएसपी है, एफसीआई है और पीडीएस है। यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसको कहा जाता है वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। तो ये बातें तो हमने समझ लिया। अब बात आती है ग्रामीण बैंकिंग जो व्यवस्था है, उसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है और इसमें क्या क्या बातें हमें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्या क्या बातें इसमें शामिल है। जो ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है, कृषि उत्पाद, आय, रोजगार, इन दोनों पर, अर्थात ऋण की सुविधा से जो किसान है उसके निवेश करने की क्षमता, निवेश क्षमता ये बढ़ गई है। अर्थात अब किसान निवेश कर पा रहा है, और निवेश कर पा रहा है तो यहां पर सोचिए, निवेश करेगा तो उसकी उत्पाद बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में उत्पाद बढ़ेगी। उत्पाद बढ़ने के साथ साथ जब हमने मूलभूत भौतिक अवसंरचनाओं का निर्माण कर लिया, चाहे आप परिवहन व्यवस्था की बात कर लीजिए, चाहे आप यहाँ जो शीत गृह है उनकी बात कर लीजिए, भंडारण व्यवस्था की बात कर लीजिए, प्रसंस्करण इकाइयों की बात कर लीजिए, इससे जो खाद्यान्न है, जो उत्पाद है, वो खराब नहीं हुए। इससे किसानों की आय बढ़ गई। किसकी? किसान की या कृषक की। किसानों की न केवल आय बढ़ी, यहाँ पर रोजगार सृजन भी हो गया। रोजगार कहाँ पर? कृषि क्षेत्र में। और जो भौतिक अवसंरचना में निवेश किया गया है वहां पर भी रोजगार लोगों को मिल रहा है। ठीक बात है। इसका मतलब ये है कि कृषि उत्पाद भी बढ़ा, किसानों की आय भी बढ़ी, और आय बढ़ने के साथ साथ रोजगार भी लोगों को कृषि क्षेत्र में या उससे संलग्न क्षेत्रों में मिल गया। अब मिलने के बाद ये हम कह रहे हैं कि जब ये स्थिति देखी जा रही है, तो इससे जो ऋण सुविधा का लाभ मिला है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है किसानों पर। न केवल किसानों पर बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। आप ऐसे कह सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। लेकिन कुछ और बातें यहां पर ध्यान रखनी है कि जमा प्रवाह संस्कृति का विकास नहीं हो पाया। जमा प्रवाह यहां पर इसका विकास नहीं हो पाया, और ये एक गंभीर समस्या के रूप में देखा जा रहा है। ऋणों का वितरण और वसूली, यह भी एक समस्या के रूप में देखी जा रही है। अब यहां पर देखिए, जमा प्रवाह संस्कृति का विकास,
जमा प्रवाह संस्कृति। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, कृषक है, यह बैंक गया, बैंक से इसने ऋण लिया। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब ऋण लेने के बाद किसान की जिम्मेदारी क्या बनती है कि ब्याज सहित मूलधन की वापसी किसको करना था? किसान को करना था, लेकिन ये नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? नहीं हुआ इसका कारण ये है, अभी भी कृषि अनिश्चितता, कृषि क्षेत्र में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। आप सिंचाई की बात कर लीजिए, सिंचाई के अलावा अन्य गतिविधियों की बात कर लीजिए। जैसे आज भी इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। किसको मानसून का जुआ कहा जाता है? कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। समय पर वर्षा नहीं हुई तो समस्या, अगर समय पर वर्षा हुई, ज्यादा हो गई तो भी समस्या। फसल हो गई और काटने के समय अगर वर्षा हो गई तो समस्या। तो यहां पर अनिश्चितता, साथ ही साथ उत्पाद बेचने की भी समस्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमएसपी और बाकी जो मंडी की व्यवस्था सरकार ने कर दी, उससे किसानों की सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। अभी सॉल्व नहीं हुई हैं। तो ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। फसल बर्बाद हो गई, और फसल बर्बाद हो गई तो इसका मतलब ये है कृषक आय आय प्रभावित, और कृषक आय प्रभावित हुई तो किसान अब बैंक का ऋण चुकाने में न तो ब्याज और न ही मूलधन देने में सक्षम है। इसकी बात की जा रही है जमा का प्रवाह। जमा का प्रवाह जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो अब नहीं हुआ तो यहां पर बताया गया है कि जो ऋणों का वितरण और वसूली, यहां पर यह देखा गया कि जब ये समस्या होगी तो ऋण के वितरण और वसूली, ये दोनों ही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये दोनों ही एक गंभीर समस्या के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि जब वसूली नहीं होगी तो उस क्षेत्र में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं और बैंक ने जो धन दिया है उसका पता चला कि अब ये क्या बन गया? एनपीए। और एनपीए आप आगे चल करके पढ़ते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, क्या इसमें बातें शामिल हैं। तो ऋण का जो वितरण वसूली की समस्या देखी गई, इस वजह से जो बैंक हैं वो भी किसानों को ऋण देने से कतराने लगे। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कृषि ऋण का भुगतान कौन नहीं कर रहा है? जो कृषक है, ऋण का भुगतान जब नहीं हुआ तो ये समस्याएं, जो बैंकिंग क्षेत्र का प्रसार होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन प्रसार हुआ, और प्रसार कैसे हुआ हमने बात कर लिया था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये कहा था जो बैंक है, बैंक क्या करता है? ठीक है, यहां पर देयता और परिसंपत्ति, परिसंपत्ति इन दोनों के मध्य अपना, इन दोनों के मध्य साख सृजन कर लेता है। अब सोचिए कि बैंकिंग व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं थी। अब जनधन खाता आया, जनधन खाता, और जैसे ही जनधन खाता आया वित्तीय समावेशन बढ़ा। समावेशन बढ़ा। अब वित्तीय समावेशन का मतलब मैंने ये कहा था
कि वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच, कहां तक? वित्तीय व्यवस्था तक। और वित्तीय व्यवस्था का एक कंपोनेंट है बैंक, एक कंपोनेंट है बैंक। अर्थात बैंक में, अगर समझने के लिए सिर्फ ऐसे मान लीजिए, बाकी वित्तीय व्यवस्था को अभी छोड़ दीजिए, ऐसे देखिए, बैंक में लोगों का खाता खुला, और बैंक में खाता खुला तो सरकार ने यह कह दिया कि मिनिमम आपके खाते में इतना होना चाहिए। अब लोगों की जमा करने की प्रवृत्तियां, अब इससे क्या हुआ, बचत की प्रवृत्ति बढ़ गई। और बचत की प्रवृत्ति बढ़ने का मतलब यह है कि निवेश करने की क्षमता, निवेश जोखिम ये बढ़ गई। केवल यही नहीं बढ़ी, बैंकों की साख सृजन क्षमता, साख सृजन क्षमता ये बढ़ गई। बैंकों की साख सृजन क्षमता यहां पर बढ़ गई है। तो ये बात आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हुआ, जनधन खाते से। बैंक ने ये कह दिया कि आपके बैंक में 10,000 हैं, इस 10,000 में आपको 5,000, 5 के अपने खाते में हमेशा रखना है। और उसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा कि हम ओवरड्राफ्ट की सुविधा देंगे, ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अब ये सोचिए, इसका मतलब ये है कि आपके खाते में 10,000 है, 10,000 पर अगर आप 10,000, एक तो आप ऐसे समझिए 20 के लेना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, वो आपको इसकी सुविधा दे रहा है, आप निकाल लीजिए, आप अपनी जरूरत पूरा करिए। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या ऋण है? बिल्कुल ऋण है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इन सभी के माध्यम से अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में साख सृजन की क्षमता बढ़ गई है। और यहां पर यह कहा गया कि 2 लाख आकस्मिक निधि दिया गया जनधन खाते के माध्यम से, और 10 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई, जो मैंने यहां पर बताया कि ड्राफ्ट की सुविधा दी गई। इससे लोगों की निवेश करने की क्षमता बढ़ गई, और यही मैंने कहा कि निवेश जोखिम, अब वो जोखिम लेने में सक्षम हो गए कि हम निवेश करेंगे, फसल उत्पादन करेंगे। ये बात अलग है कि क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा रही या क्या हुआ, वो अलग बात है, लेकिन उनकी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ गई। ये बातें आपने समझ लिया कि इससे ये लाभ हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कमियां क्या हैं और विकल्प क्या हैं। अब ये जो व्यवस्था की गई उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पूरी व्यवस्था में सरकार ने कर तो दिया, जो निजी व्यापारी हैं उन निजी व्यापारियों का मंडियों में भी वर्चस्व रहा, जो ग्रामीण राजनीतिज्ञ हैं उनका वर्चस्व रहा। आप देखे होंगे कि गांव में बहुत से ऐसे लोग बकैत किस्म के होते हैं जो बहुत बोलते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, और बोल बोल करके, बातों में लेकर के ही वो अपने प्रभाव में लोगों को ले लेते हैं और अपनी बातें मनवा लेते हैं। तो यहाँ पर भले ही मंडियों की व्यवस्था कर दी गई, मंडियों में इन लोगों का, जो निजी व्यापारी है, उसका वर्चस्व था, किसी ना किसी तरीके से वो अपना काम करा ले रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रामीण राजनीतिक भी यही कर रहा है, जो अमीर किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, छोटे किसानों का ले रहे हैं, और ले करके जो उच्च कीमत पर, क्योंकि इनके पास ट्रैक्टर है, परिवहन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, ये ले करके अपना काम कर ले रहे हैं। छोटे व्यापारियों को लाभ नहीं हो रहा है। तो ये समस्या अभी भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कमियां तो हमने समझ लिया, विकल्प क्या है? वैकल्पिक क्रय विक्रय का माध्यम। अब ये जब कमियां देखी गई तो हमारे पास क्या विकल्प था?
विकल्प ये था कि जो उत्पादक है सीधे उपभोक्ता से संपर्क कर ले और उपभोक्ता और उत्पादक के मध्य आदान प्रदान मतलब क्रय विक्रय हो जाए। तो इसका भी प्रयास किया गया, मंडियों के माध्यम से किया गया। साथ ही साथ यहां पर देश के अलग अलग राज्यों में हमने ये देखा कि कृषक और उपभोक्ता संबंध बन रहा है, अर्थात एक किसान है, कृषक है और ये उपभोक्ता है। कृषक अपना जो उत्पाद है वो डायरेक्ट उपभोक्ता को बेच रहा है और उपभोक्ता डायरेक्ट किसान से खरीद रहा है। यहां से बिचौलिया जो है उसका खात्मा हो गया। ये कौन है? ये बिचौलिया है, ये खत्म। अच्छा, राजस्थान में एक अलग प्रकार की मंडी विकसित हुई जहां पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था को लागू किया गया मतलब ऐसे किसान उपभोक्ता को डायरेक्ट बेच सकते थे। इसको कहा जाता है अपनी मंडी। अपनी मंडी। पुणे में यहां पर एक और इसी तरह की हाड हाडपसार मंडी इसको कहा गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायथू बाज कहा गया। तो इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला और जो किसान थे किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात यह आती है जो उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। अब वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किए गए और अलग अलग कार्य किए गए थे तो उनकी बात देख लेते हैं। क्या किया गया? इन सबके परिणाम स्वरूप अर्थात जब विपणन की व्यवस्था की गई तो उस विपणन व्यवस्था से कई सारे लाभ भी देखने को मिले। यहां पर फसल उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। अब मान लीजिए एक साथ दो फसलों का उत्पादन, साथ ही गेहूं और चावल, सॉरी चावल नहीं धान कह लीजिए, धान के साथ अन्य फसल जो फसल है इनका उत्पादन। ठीक है, इससे ये कहा जा रहा है फसल उत्पादन के प्रणाली में परिवर्तन आ गया और परिवर्तन के साथ साथ यह भी देखने को मिला श्रम शक्ति का खेती से अलग कार्यों में नियोजन। अब कहां पर नियोजन हो रहा है? हमने बात किया था कि नियोजन कहां पर हो सकता है, तो इससे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में नियोजन हुआ। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ यहां पर सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में नियोजन देखने को मिला। तो इस तरह की एक्टिविटीज उत्पादक गतिविधियों में हमें देखने को मिली और इससे ये हुआ कि लोगों की आय बढ़ी, आय में वृद्धि हुई। यहां पर जो जब ये हुआ तो जोखिम में कमी हो गई, किसके? फसल उत्पादन के जोखिम में कमी हो गई। साथ ही साथ जो वैकल्पिक धारणी आजीविका है ये बढ़ गया। और वैकल्पिक धारणी आजीविका की बात कर रहा हूं तो आप सोचिए कि हमने पशुपालन, बागवानी, ठीक है, बागवानी, ठीक है, मत्स्य पालन, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म, ठीक, मधुमक्खी, इस तरह की जो वैकल्पिक धारणी आजीविका है ये अब आगे बढ़ी। अब यहां पर लोगों को समय के साथ लगातार रोजगार मिलना शुरू हो गया। अब वो समस्या नहीं रही, धीरे धीरे वो समस्या नहीं रही कि अब केवल वो गेहूं और चावल के उत्पादन पर निर्भर है। ठीक है, ये बातें हमने समझ लिया।
इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहाँ पर बात की जा रही है कि गैर कृषि अर्थतंत्र के घटक और उपघटक। हमें वैकल्पिक रोजगार की बात करें तो वैकल्पिक रोजगार गतिशील, यहाँ पर कहा गया गतिशील घटक। गतिशील घटक कौन कौन से हैं, और यहाँ पर जो इसके उप घटक हैं जैसे महिला भागीदारी, ये पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य आजीविका के विकल्प जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो जो गतिशील घटक है, प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हुई और प्रसंस्करण उद्योगों में लोगों का नियोजन हुआ और लोगों को रोजगार मिला। चर्म उद्योग, जब पशुपालन बढ़ेगा तो पशुपालन के बाद चर्म उद्योगों की मांग लगातार, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें लेदर का ही जूता चाहिए होता है, लेदर का ही पर्स चाहिए होता है और लेदर का ही बेल्ट चाहिए होता है। भले ही हम उस कार्य से नफरत करते हों लेकिन हमें चाहिए वही। तो यहाँ पर चर्म उद्योग, इसकी भी संभावना बढ़ी। पर्यटन क्षेत्र में भी नियोजन बढ़ा और पर्यटन क्षेत्र के साथ साथ जो शिल्प हैं और हथकरघा है, इस क्षेत्र का भी धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा और इस क्षेत्र में भी विकास हुआ। तो इससे वैकल्पिक रोजगार लोगों को मिला। साथ ही यहाँ पर उपघटक की बात की जा रही है, एक तो घटक है, उपघटक की बात की जा रही है। तो महिला भागीदारी बढ़ी किस में, तो पशुपालन में, और मैंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी पशुपालन, कृषि कार्य और उससे जुड़ी गतिविधियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये स्थिति। मत्स्य पालन बढ़ा, बागवानी मैंने बताया ही, अन्य आजीविका के विकल्प यहाँ से मिलने शुरू हो गए और इससे लोगों की आय में वृद्धि शुरू हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अब बात ये तो ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, लेकिन एक हमारे सामने चुनौती भी आई। चुनौती क्या थी? धारणी विकास की चुनौती, कि हम कैसे धारणी विकास करें। धारणी विकास, तो यहाँ पर धारणी विकास की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? धारणी विकास ऐसे समझ लीजिए जैसे सतत विकास। तो हम इस तरह से विकास करें जिससे हमारी वर्तमान जरूरतें तो पूरी हों ही, साथ ही भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी जरूरतों से हम समझौता ना करें। या ऐसे कह सकते हैं, भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए किए बिना अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, ये कार्य हुआ। अब यहाँ पर क्या कार्य देखने को मिला? इसमें हमने कहा कि धारणी विकास की जरूरत है, और धारणी विकास अगर करना है खास करके कृषि क्षेत्र में, तो हमें जैविक कृषि को अपनाना पड़ेगा। और जैविक कृषि का मतलब क्या है? जैविक कृषि का मतलब यह है कीटनाशकों का प्रयोग, जो केमिकल आधारित कीटनाशक हैं उनका प्रयोग नहीं करना, जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग नहीं करना, जैविक खाद का प्रयोग करना। अर्थात जैविक का मतलब जीवों से उत्पन्न खाद। अब जीवों से उत्पन्न खाद कौन सा है? इसका मतलब यह है कि जो गाय भैंस का गोबर है, पशुओं का गोबर है, यहाँ तक कि मानव मल का भी प्रयोग करना, और इससे जो मृदा की उर्वरता है उसको बढ़ाया जाए। हम नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि अब हमें ये करने की जरूरत है। इसका कारण क्या है? तो हमने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल खूब किया, कीटनाशकों का उपयोग खूब किया, और इसकी वजह से न केवल मृदा प्रदूषण बढ़ा, बल्कि भूजल भूजल प्रदूषण बढ़ा। और इसकी जब हम ये देख रहे हैं तो हमारी खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, श्रृंखला, इसमें ये सब कुछ इसके जो कंपोनेंट है वो शामिल हो गए, और शामिल होने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। और इन सब के परिणाम स्वरूप मैंने कहा कि मानव, अभी केवल मानव स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पशु या इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ा वो तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, मानव स्वास्थ्य प्रभावित, क्या हुआ? इससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। अब मानव स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तो आप लोगों को याद हो तो मैंने ये कहा था कि जो हरित क्रांति वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हमने ये देखा कि
कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और जब कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं तो इसका समाधान करना है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी और फिर ये समझा गया कि भैया कि हमें जैविक कृषि के जो लाभ हैं उनको देखना है और हमें जैविक कृषि की तरफ बढ़ना है। और जैविक कृषि, तो यहाँ पर इसमें हमने ये देखा कि अभी तक इस क्षेत्र में निवेश कम है, लेकिन इसका प्रतिफल जो है वो ज्यादा है। एक तो ये बात है। अब ये भी दूसरे तरीके से समझिए, जैविक कृषि के लिए हमें निवेश कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पशुओं की खाद, पशुओं का गोबर या आप खाद कह लीजिए, वो अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो निवेश कम होगा और निवेश कम होगा, साथ ही साथ यहाँ पर इससे ये कहा जा रहा है कि जैविक कृषि से जो फसलों का उत्पादन है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक खाद है और हम जो यूरिया और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं वह लैब मेडेड है। ठीक है। तो एक तो ये है कि इसमें निवेश कम करने की आवश्यकता होती है, इसका प्रतिफल हमें अधिक देखने को मिल रहा है और इसका स्वास्थ्य लाभ भी अधिक है। स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है, स्वास्थ्य पर यह हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ता। तो इसलिए कहा गया कि हम इससे क्या कर सकते हैं, धारणिक विकास भी कर सकते हैं और जैविक कृषि के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। न केवल स्वास्थ्य को, बल्कि हम अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ गई। अब यहीं पर बात आती है, इन सभी बातों को समझने के बाद, कि हम अब किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है, हमें नए उत्साह की आवश्यकता है, स्फूर्ति का संचार करने की आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं के साथ साथ हमें नए संपर्क सूत्रों की रचना करनी होगी, जिसके माध्यम से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी, वैश्विक बाजार में भी हम अपने संपर्क सूत्र के माध्यम से निर्यात को बढ़ाएं। किस निर्यात को? तो जो कृषि उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ाएं। अब इसके लिए ये कहा गया कि आविष्कार भी देखने को मिला। हमें और क्या करना है, जब धारणीय विकास करनी है तो धारणीय विकास के लिए हमें कुछ ऐसे तकनीकी का प्रयोग करना है जो पर्यावरण हितैषी हो। इसको क्या कहा जा रहा है, नई पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का विकास करना है, जिसके जरिए हम उत्पादन भी बढ़ा सकें और अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकें। साथ ही धारणीय विकास, ये कहा जा रहा है कि यह एक व्यवहारिक प्रशिक्षण, इसके लिए अर्थात धारणीय विकास के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण जरूरी है। यदि हम व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इससे लाभ होगा ही होगा। ठीक है। और उत्पादन जो होगा वो भी हमारा बढ़ेगा और न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि हम धारणीय विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे और कृषि जो है वो और ज्यादा हमारी प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव नहीं होगा और अन्य जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान समय रहते कर पाएंगे। तो इससे संबंधित हमने बातों को समझा। अगली क्लास में जो अगला लेसन होगा उस पर हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।